अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम इंसानों में गैसों के तबादले के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। आज हम ये जानेंगे कि इंसानों में गैसों के तबादले के लिए अल्लाह ताला ने कौन सा सिस्टम रखा हुआ है और उस सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में भी पढ़ेंगे। आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंसान में गैसों के तबादले का अमल। इंसान में गैसों का तबादला कैसे होता है? वो कौन सा सिस्टम या वो कौन से ऑर्गन्स हैं जो इंसान का उसके माहौल के साथ गैसों का तबादला करवाते हैं? तो ये सब कुछ हम आज के लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। तो इंसान में गैसों के तबादले के लिए या आला दर्जे के दूसरे जानवरों में गैसों के तबादले के लिए अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है। तो वो सिस्टम हमारे माहौल के साथ हमारा गैसों का तबादला करवाता है। तो वो वाला सिस्टम जो इंसान का उसके माहौल के साथ गैसों का तबादला करवाता है, उस सिस्टम को कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे जिस्म में और आला दर्जे के दूसरे जानवरों के जिस्म में पाया जाने वाला एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम ने इंसान का या दूसरे जानवरों का माहौल के साथ गैसों का तबादला करवाना है। तो गैसों के तबादले के लिए हमारे जिस्म में जो सिस्टम पाया जाता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इंसान में गैसों के तबादला के लिए पाया जाने इंसान में गैसों के तबादले के लिए पाया जाने वाला सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे जिस्म में पाया जाने वाला ऐसा सिस्टम है जिसने हमारे जिस्म का माहौल के साथ गैसों का तबादला करवाना है। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्से। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके दो बड़े हिस्से हैं। हम उन दो बड़े हिस्सों के बारे में इल्म हासिल करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के हिस्से। रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो बड़े हिस्से हैं। पहले हिस्से का नाम है हवा का रास्ता। रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो सबसे पहला बड़ा हिस्सा है वो है हवा का रास्ता, और दूसरा हिस्सा रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो है फेफड़े। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो बड़े हिस्से हैं, हवा का रास्ता और फेफड़े। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के इन दोनों हिस्सों के बारे में तफसील से जानेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हवा का रास्ता। हवा का रास्ता ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे पहला हिस्सा है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि हवा का रास्ता क्या है। जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, हवा का रास्ता ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला हिस्सा है और ये एक ऐसा रास्ता है जहां से हवा गुजरती है, इसीलिए तो इसको हवा का रास्ता कहते हैं। तो हमारे जिस्म में एक ऐसा रास्ता मौजूद है जिसके जरिए बाहर की हवा फेफड़ों में जाती है और फेफड़ों में जब उस हवा का गैसों का तबादला हो जाता है तो वो हवा
फेफड़ों से बाहर आने के लिए भी जो रास्ता इख्तियार करती है उस रास्ते को हवा का रास्ता कहते हैं। तो हवा का रास्ता हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो वाला हिस्सा है जो बाहर की हवा को फेफड़ों में लेकर जाएगा और गैसों के तबादले के बाद उस हवा को फेफड़ों से दोबारा बाहर हवा में निकाल देगा। ऐसे रास्ते को हवा का रास्ता कहते हैं। जो बाहर की हवा पहले तो फेफड़ों के अंदर लेकर जाएगा और फिर उसी रास्ते से फेफड़ों की जो हवा होगी वो उसी रास्ते से गुजरकर बाहर माहौल में निकल जाएगी। ऐसे रास्ते को हम हवा का रास्ता कहते हैं। आइए इसकी तारीफ लिख लें। ये ऐसा रास्ता है जो बाहर की हवा जिस्म में लेकर जाता है और गैसों के तबादला के बाद हवा को फेफड़ों से दोबारा जिस्म से बाहर निकाल देता है। तो ऐसा रास्ता जिसके जरिए बाहर की हवा पहले तो फेफड़ों में जाएगी और गैसों के तबादला के बाद वो फेफड़ों में मौजूद हवा वापस माहौल में चली जाएगी। ऐसे रास्ते को हवा का रास्ता कहते हैं। हवा के रास्ते के बहुत सारे हिस्से हैं। उन तमाम हिस्सों का बाहर की हवा को फेफड़ों में ले जाने और फेफड़ों की हवा को बाहर ले जाने में किरदार होता है। तो हवा के रास्ते के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं, हम उन तमाम हिस्सों के नाम लिखते हैं और उनको डायग्राम के जरिए उनकी वजाहत करने की कोशिश करते हैं। तो हवा के रास्ते के मुख्तलिफ हिस्से। हवा का रास्ता मुख्तलिफ हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। तो वो कौन कौन से हिस्से हैं, वो कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनके मिलने से हमारे जिस्म के अंदर हवा का रास्ता बनता है। आइए हम उन तमाम के तमाम हिस्सों के नाम लिख लें जिनके मिलने से हवा का रास्ता बनता है। सबसे पहला हिस्सा है नेजल कैविटी। ये हवा के रास्ते का सबसे पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है हवा के रास्ते का फेरिंक्स। जबकि हवा के रास्ते का तीसरा हिस्सा है लेरिंग्स। हवा के रास्ते का चौथा हिस्सा है ट्रेकिया। पांचवा हिस्सा है ब्रोंकाई। उससे अगला हिस्सा है ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे एल्व्यूलर डक्ट्स के बारे में और हवा के रास्ते का सबसे आखिरी
हिस्सा है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, तो ये हवा के रास्ते के मुख्तलिफ हिस्से हैं। बाहर की हवा इन्हीं हिस्सों से गुजरकर फेफड़ों में जाती है और गैसों के तबादले के बाद वही हवा इन्हीं हिस्सों से गुजरकर वापस बाहर माहौल में चली जाती है। तो आइए डायग्राम के जरिए हम इन तमाम हिस्सों की निशानदही व वजाहत करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम बनाएंगे इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक डायग्राम, और उस डायग्राम में हवा के रास्ते के इन तमाम हिस्सों की निशानदही भी करेंगे। तो हम एक डायग्राम के जरिए हवा के रास्ते के तमाम हिस्सों की निशानदही करने लगे हैं। ये एक इंसान है और उसके जिस्म के अंदर पाया जाने वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो दो हिस्से हैं, हवा का रास्ता और फेफड़े, इनकी हम डायग्राम बनाने लगे हैं। हवा के रास्ते का सबसे पहला हिस्सा था नेजल कैविटी। नेजल कैविटी नाक के अंदर पाए जाने वाली खाली जगह है। हम सब इंसानों के नाक के अंदर जो खाली जगह है, जहां पर बाल भी मौजूद होते हैं और चिपचिपा एक मादा जिसे म्यूकस कहते हैं, जो काफी चिपचिपा सा मादा होता है, वो भी इसी नाक के अंदर पाए जाने वाली खाली जगह या कैविटी में मौजूद होता है। तो ये जो नाक के अंदर खाली जगह या कैविटी है, जो बाहर की तरफ दो सुराखों के जरिए खुलती है, इसे कहते हैं नेजल कैविटी। ये हवा के रास्ते का सबसे पहला हिस्सा है, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी की तफसील हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज हम हवा के रास्ते के तमाम हिस्सों की निशानदही करेंगे और इन तमाम हिस्सों की वजाहत हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे एक एक करके। तो ये थी नेजल कैविटी। नेजल कैविटी बाहर की तरफ खुली होती है और नेजल कैविटी ना सिर्फ बाहर की तरफ से सुराखों के जरिए, दो सुराखों के जरिए खुली होती है, बल्कि अंदर की तरफ से भी आप देख सकते हैं। जो नाक के अंदर आपको कैविटी या खाली जगह नजर आ रही है, ये पीछे से अंदर की जानिब से भी खुली हुई है। तो नेजल कैविटी नीचे से या पीछे से अंदर की जानिब भी खुली होती है और नेजल कैविटी यहां से एक ट्यूब के अंदर खुलती है। इसके अलावा नेजल कैविटी के नीचे हमारे मुंह के अंदर जो कैविटी होती है, नेजल कैविटी नाक के अंदर पाई जाने वाली खाली जगह को कहते हैं, जबकि हमारे मुंह में भी एक कैविटी है, खाली जगह है, जहां पर दांत भी है, जहां पर जुबान भी है और इनके अलावा जबड़े। तो ये जो मुंह के अंदर कैविटी है, खाली जगह है, जो खुराक को अपने अंदर समोती है, हम खाना इस कैविटी में लेकर जाते हैं, तो मुंह के अंदर पाए जाने वाली कैविटी को ओरल कैविटी कहते हैं। ओरल कैविटी। नेजल कैविटी और ओरल कैविटी के दरमियान आपको एक दीवार नजर आ रही होगी नीले रंग की। इस दीवार को तालू कहते हैं। आपने नाम सुना होगा तालू का। यही तालू है जो नेजल कैविटी को ओरल कैविटी से जुदा करता है। यह नेजल कैविटी के मादे को ओरल कैविटी में नहीं जाने देता और ये ओरल कैविटी में मौजूद चीजों को ऊपर नेजल कैविटी में नहीं जाने देता। अगर ये
दीवार नेजल कैविटी और ओरल कैविटी के दरमियान ना होती तो नाक का सारा मादा नीचे मुंह में आ जाना था और मुंह का जो सारा का सारा मादा और मुंह में पाए जाने वाली जो चीजें थी, खुराक वगैरह, वो ऊपर नाक को चढ़ जाना था। तो इस तालु का बड़ा अहम किरदार है नेजल कैविटी और ओरल कैविटी में मौजूद उनमें पाए जाने वाली चीजों को जुदा जुदा रखने में। खैर, नेजल कैविटी और ओरल कैविटी, ये दोनों की दोनों कैविटीज खुल रही हैं नीचे एक ट्यूब में, एक नाली में। तो ये जो नाली है, जिस नाली में ऊपर से नेजल कैविटी भी सुराख के जरिए खुल रही है और ओरल कैविटी भी सुराख के जरिए इसी नाली में खुल रही है, इसको फेरिंक्स कहते हैं। फेरिंक्स। फिर फेरिंक्स जो है ये दो नालियों में तकसीम होता है। फेरिंक्स नीचे से दो नालियों में तकसीम हो जाता है। ये फेरिंक्स के तकसीम होने से जो दो छोटी नालियां बन रही है, इनमें से एक है एसोफेगस, जो कि खुराक की नाली है। एसोफेगस। और दूसरी है ट्रेकिया, जो कि हवा की नाली है। ट्रेकिया। ट्रेकिया हवा की नाली एसोफेगस के यानी खुराक की नाली के बिल्कुल सामने पाई जाती है। ट्रेकिया नीचे सीने में जाकर मजीद दो नालियों में तकसीम हो जाता है। ट्रेकिया सीने में जाकर मजीद दो नालियों में तकसीम हो जाता है, उन्हें ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई। जबकि ये जो ब्रोंकाई हैं, जो कि दो होती हैं तादाद में, दो में से एक ब्रोंकाई एक फेफड़े में दाखिल हो जाएगी और दूसरी ब्रोंकाई या ब्रोंकस दूसरे फेफड़े में दाखिल हो जाएगी। अब ये जो ब्रोंकाई है, जो कि ट्रेकिया के तकसीम होने से बनने वाली नालियों को कहते हैं, ये ब्रोंकाई मजीद तकसीम होकर छोटी छोटी नालियां पैदा होंगी। ब्रोंकाई जैसे ही फेफड़ों में दाखिल होंगी, इनके ब्रोंकाई के तकसीम होने से ब्रोंकाई से भी छोटी छोटी नालियां बनेंगी। तो ये जो ब्रोंकाई के तकसीम होने से जो ब्रोंकाई से भी छोटी छोटी नालियां बनती हैं, इन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स। जो ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंक्यूल्स के सिरों पर और बारीक बारीक नालियां होती हैं। ब्रोंक्यूल्स के सिरों पर पाई जाने वाली ये जो बारीक बारीक नालियां आपको नजर आ रही हैं नीले रंग की, इन्हें एल्व्यूलर डक्ट्स कहते हैं। एल्व्यूलर डक्ट्स। एल्व्यूलर डक्ट्स। इन एल्व्यूलर डक्ट्स के सिरों पर हवा की थैलियां होती हैं, आप देख सकते हैं सब्ज रंग की। तो इन एल्व्यूलर डक्ट्स के सिरों पर, जहां पर ये खत्म हो रही हैं, हवा की थैलियां होती हैं छोटी छोटी, उन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। तो आज हमने हवा के रास्ते के मुख्तलिफ हिस्सों की निशानदही की। इंशाअल्लाह कल इनकी मजीद वजाहत करेंगे, हवा के रास्ते की हर एक हिस्से की वजाहत करेंगे। तो मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जाना और उसके दो बड़े हिस्सों के नाम पढ़े, हवा का रास्ता और फेफड़े। और आज हमने हवा के रास्ते को डायग्राम के ज़रिए उसकी वजाहत भी की। इंशाअल्लाह आने वाले लेक्चर में हवा के रास्ते की मज़ीद वजाहत करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।